हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को मेरे दोस्त और गाइड की तरफ से, जो आपके साथ एक बार फिर मौजूद होंगे मेरे अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। कैमरा ऑन करते ही मेरे साथ इवोक भी है। वो हाय कहना चाहती थी तो मेरी गोद में कूद गई है। तो हाय इवोक, तुम हाय कहना चाहती हो? तो आज मैं ये करने वाला हूँ कि इवोक को अपनी मर्जी से रहने दूंगा, जहाँ वो रहना चाहती है, जहाँ वो जाना चाहती है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि आप अपने पार्टनर या होने वाले पार्टनर, संभावित पार्टनर, मुमकिन पार्टनर के साथ अनुकूलता कैसे चेक कर सकते हैं। मैं संभावित या मुमकिन पार्टनर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में जहाँ माता पिता अपने बच्चों, बेटे या बेटी की शादी कुंडली मिलान के जरिए करवाना चाहते हैं, हो सकता है आप उस पर यकीन न करें, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में ये आज भी होता है। ये आज भी काफी प्रचलित है, जहां दो लोगों यानी कपल के मिलने से पहले ही माता पिता इसमें शामिल हो जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि आपकी कुंडली मैच होती है या नहीं, और कुंडली मिलान के आधार पर ही वो तय करते हैं कि आगे बढ़े या नहीं। फिर वो मिलते बोलते हैं और शादी से पहले एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं, ये भी देखते हैं। तो लव मैरिज होती भी हैं। बहुत सारी शादियां ऐसी होती हैं जो प्यार के रिश्ते से होती हैं, अगर ऐसा कहें, या लोग मिलकर एक दूसरे को पसंद करके फिर माता पिता को इसमें शामिल करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी शादियां कुंडली मिलान के जरिए ही होती हैं। हालांकि अगर आप उस दौर में हैं जहां आपको अपने पार्टनर का चुनाव करने की इजाजत है और आप किसी को पसंद करने, मिलने के शुरुआती दौर में हैं और लगता है कि उसमें कोई उम्मीद हो सकती है, तो आप क्या करें? आपको गहन कुंडली मिलान करने की जरूरत नहीं है। कुंडली में देखकर आप शायद एक साधारण तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, यह देखने के लिए कि क्या कुंडली में बहुत सारा वादा है। लेकिन 3-4 बुनियादी चीजों को देखने का एक बहुत सरल तरीका है। हमेशा याद रखें, भले ही आप ये ऑनलाइन क्लासेस न ज्वाइन करें जो कुछ ज्योतिषी लेते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं, वो सब अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप गहन विश्लेषण के लिए उनसे जुड़ते हैं, अगर आपके पास सरल बुनियादी बातें सही नहीं हैं, तो आपकी नींव सही नहीं है। और मैं अपने चैनल, अपने वीडियोस के जरिए बहुत सारी सरल बुनियादी बातें करने की कोशिश करता हूं, ताकि 90% समय विभिन्न वीडियोस के जरिए अलग अलग प्लेसमेंट में, जो मैं वीडियोस की सीरीज में करता हूं, अगर आप सिर्फ उन्हीं को देखें तो ये आपके लिए कम से कम 90 से 95% तक सीखने के लिए काफी है। आप शायद गलत नहीं जाएंगे। मिसाल के तौर पर रिश्ते पर ही मैंने 15 से 20 अलग अलग वीडियो बनाए हैं। दार कारक पर, फिर आपके 7वें भाव के साइन और आपके नवांश के 7वें भाव के साइन के बीच अनुकूलता, और क्या किसी रिश्ते में उनकी ग्रहों की स्थितियों के आधार पर कोई चुनौती है, वगैरह वगैरह। तो रिश्ते पर भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, ये देखने के लिए भी कि क्या किसी के जल्दी विधवा होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि उन पहलुओं को भी देखना पड़ता है, उन क्षेत्रों को भी देखना पड़ता है। तो आज मैं आपको 3-4 सरल, बुनियादी लेकिन आधारभूत चीजें देने वाला हूँ, जिनके जरिए आपको ये पता लगाना चाहिए कि क्या कोई रिश्ता आपके लिए आशाजनक हो सकता है और आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि असली बात यही है, क्या आप कोई रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं, या आपको उसे आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, इससे पहले कि आप रिश्ते में गहराई से उतरें और बाद में मुश्किल सूरत-ए-हाल में, कठिन चुनौतियों में पता चले कि मैंने क्या किया, मैं इसमें कैसे आ गया। तो जब आप किसी को पसंद करने लगते हैं, तो एक बार आपके पास अपनी कुंडली और संभावित पार्टनर की कुंडली हो, तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। पहली चीज, क्या साइंस एक दूसरे के अनुकूल हैं या वो एक दूसरे के लिए चुनौतियां पैदा करने वाले हैं। साइंस से मेरा क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर, क्या आपके D1 चार्ट के 7वें भाव का साइन और पार्टनर के, संभावित पार्टनर के D1 चार्ट के 7वें भाव का साइन, क्या वो एक दूसरे के अनुरूप हैं या अनुकूल हैं? यानी उनका एक दूसरे से किस तरह का रिश्ता या संबंध है, क्या वो 1-7 या 7-7 का रिश्ता है, 2-12 का रिश्ता, 3-11 का रिश्ता, वगैरह।
क्योंकि अगर आप देखें कि राशिचक्र ने आपको पहला भाव और सातवां भाव कैसे दिया है, यानी सातवां भाव लग्न के विपरीत है, तो इसका मतलब है कि आपके लग्न के लिए आदर्श पार्टनर आपके सातवें भाव की राशि है, जो कागजों पर तो है, लेकिन इसकी कई और परतें हैं। फिर भी 70,000 फीट के स्तर पर आप कह सकते हैं कि ये पहला स्तर है कि आपके लग्न के लिए जो भी विपरीत राशि है उसका एक साथ या साथ साथ का रिश्ता है, यानी उस राशि का सातवां भाव आपके लग्न से सातवां है और आपका लग्न उस राशि से सातवां है। मिसाल के तौर पर अगर आप मेष हैं तो सातवां भाव तुला है, तो तुला मेष से 7 भाव दूर है और मेष तुला से 7 भाव दूर है, तो आप कह सकते हैं एक साथ या साथ साथ का रिश्ता। तो अगर दूसरे व्यक्ति का लग्न मिसाल के तौर पर तुला है तो आपका एक दूसरे से 7 का रिश्ता है। तो आपको कई संयोजन देखने हैं, मिसाल के तौर पर 1 से 7 या 7 से 7 संयोजन, 2 से 12 संयोजन, जैसे मेष और वृषभ या मीन और मेष, जहां एक राशि दूसरी से 2 राशियां दूर है और दूसरी राशि पहली से 12 राशियां दूर है। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपका लग्न दूसरे व्यक्ति के लग्न से 1 से 7 के रिश्ते में होता है तो सभी भाव और उनके संगत भाव भी एक साथ या साथ साथ का रिश्ता रखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपका लग्न कर्क है और दूसरे व्यक्ति का लग्न मेष है तो कर्क राशि मेष लग्न से 4 राशियां दूर है। फिर अगर आप कर्क हैं तो आपका चौथा भाव तुला है और अगर दूसरा व्यक्ति मेष है तो उसका चौथा भाव कर्क राशि है और तुला राशि यानी आपका चौथा भाव दूसरे व्यक्ति के चौथे भाव से 4 भाव दूर है, जो कर्क राशि है। तो अगर आपके और संभावित पार्टनर के लग्न, 2 लग्न एक दूसरे से 4 से 10 के रिश्ते में हैं, जैसे हमने अभी कर्क और मेष के बारे में बात की, एक राशि दूसरी से 4 राशियां दूर है और दूसरी राशि पहली से 10 राशियां दूर है, तो आपके पास या तो 7 से 7 का रिश्ता है, 2 से 12 का रिश्ता, 3 से 11 का रिश्ता, 4 से 10 का रिश्ता, 6 से 8 का रिश्ता, या फिर इन सब में सबसे अच्छा संयोजन जो 5 से 9 का रिश्ता है, जो आपके और आपके संभावित पार्टनर के साइन के बीच एक बहुत ही गेम बदलने वाली दूरी है। तो लग्न पर ही निर्भर करता है। अगर आपके और दूसरे व्यक्ति के लग्न एक दूसरे से 6 से 8 के रिश्ते में हैं, तो चुनौती हो सकती है, क्योंकि अगर आपका लग्न उस व्यक्ति से 6 स्थान पर है तो उस व्यक्ति का लग्न आपके लग्न से 8 राशियां दूर होगा। तो राशि में हमेशा बेहतर होता है कि या तो एक साथ या साथ साथ जो भी कहें का रिश्ता हो, या एक राशि दूसरी से 4 और दूसरी आपसे 10 राशियां दूर हो, लग्न या सातवां भाव, या ये 3 से 11 या 5 से 9 हो। लेकिन कोशिश करें कि दूसरे व्यक्ति की राशि, लग्न राशि या सातवें भाव की राशि, कोई फर्क नहीं पड़ता, संबंध एक जैसा ही रहेगा कि वो एक दूसरे से 6 और 8 न हो। ये 70,000 फीट के स्तर पर है। मिसाल के तौर पर अगर आपका लग्न मेष है और दूसरे व्यक्ति का लग्न कन्या है, तो इसका मतलब है कि आपकी राशि दूसरे व्यक्ति की राशि से 8 राशियां दूर है और उस व्यक्ति की राशि आपके लग्न से 6 राशियां या 6 भाव दूर है, तो आपका चौथा भाव कर्क राशि होगा और दूसरे व्यक्ति का चौथा भाव धनु राशि होगा, यानी धनु कर्क से 6 राशियां या 6 भाव दूर है, यानी घरेलू जीवन में बार बार चुनौतियां हो सकती हैं। 7वें भाव के साथ भी कुछ शत्रुतापूर्ण स्थितियां बन सकती हैं। मेष लग्न वाले जातक के लिए 7वां भाव तुला राशि है और कन्या लग्न वाले जातक के लिए 7वां भाव मीन राशि है। तुला से मीन तक फिर से ये 6 राशियां या 6 भाव दूर है, ठीक वही दूरी जो लग्न की एक दूसरे से होती है। हर संगत भाव एक दूसरे से इसी दूरी पर होंगे। तो हाँ, ये फिर से 70,000 फीट के स्तर पर कुछ शत्रुतापूर्ण चुनौती हो सकती है। संभावना वो है जो राशिचक्र आपको देता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। दूसरी तरफ अगर ये 5 से 9 का रिश्ता है, मिसाल के तौर पर आप सिंह हैं और दूसरा व्यक्ति धनु है, तो लग्न एक दूसरे से 5 भाव दूर हैं या दूसरी तरफ 9 भाव दूर। इसी तरह फिर आपके चौथे भाव एक दूसरे से 5 या 9 राशियां दूर होंगे। ये देख रहे हैं कि किसकी राशि दूसरे से कितनी दूर है। फिर आपका 7वां भाव कुंभ राशि होगा
दूसरे व्यक्ति का 7वां भाव मिथुन राशि मिथुन कुंभ से 5 स्थान दूर है और कुंभ मिथुन से 9 स्थान दूर है। सभी भावों के बीच 5 से 9 का रिश्ता होगा, जो एक शानदार चीज होगी। इसका मतलब है कि अगर आपके लग्न एक दूसरे से मित्रवत हैं, खास तौर पर सबसे अच्छा होगा 7 से 7, 4 से 10 या 5 से 9, तो ये एक शानदार स्थिति है, क्योंकि एक दूसरे से मित्रवत होने के कारण वो रिश्ते सामने आएंगे। दूसरी तरफ अगर लग्न 3 से 11 के रिश्ते में हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक राशि दूसरी से 3 भाव दूर है। तीसरा भाव मेहनत का भाव है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि क्योंकि दूसरी राशि 11 राशियां या 11 भाव दूर है, तो लाभ आ सकते हैं, इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन हमें मेहनत करनी होगी और संचार ही कुंजी होगी। आप एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करते हैं, आप एक दूसरे के साथ कितने सच्चे और ईमानदार हैं, आप एक दूसरे की भावनाओं, उनकी बातों, उनके जज्बातों के प्रति कितने खुले हैं। तो जब आप रिश्ते पर काम करते हैं और आपका संचार खुला, ईमानदार, स्वतंत्र और सच्चा होता है, तो रिश्ता अभी भी लाभ ला सकता है। आपकी दोनों की इच्छाएं और आकांक्षाएं काफी हद तक पूरी हो सकती हैं। दूसरी तरफ अगर ये 2 से 12 का रिश्ता है, तो किसी भाव से दूसरा भाव लाभ का भाव है, जबकि दूसरी राशि 12 भाव दूर होगी, यानी लाभ अब भी आ सकते हैं, लेकिन आपको खर्चों पर कड़ी मेहनत करनी होगी। अपने खर्चों में बहुत अधिक फिजूल खर्ची न करने की कोशिश करनी होगी और बर्बादियों से बचने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। न केवल पैसे की बर्बादी, बल्कि भावनाओं की बर्बादी भी। अपनी भावनाओं को ज्यादा खर्च न करें। कुछ सूरत-ए-हाल में आपको चुप रहने की जरूरत हो सकती है, उसे रहने दें, उसे गुजरने दें, उस पर बहस न करें, उस पर लड़ाई न करें और उसे अपने अंदर न पनपने दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो समय के साथ अधिक लाभ होंगे, न केवल वित्तीय लाभ बल्कि भावनात्मक लाभ भी, और रिश्ता बहुत मजबूती से आम मूल्यों के साथ जम जाएगा, क्योंकि किसी भी भाव का दूसरा भाव मूल्यों और सिद्धांतों का भाव भी होता है। तो आम मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर अगर रिश्ता एक साथ आ रहा है, तो आप भावनाओं की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, अनावश्यक गतिविधियों की बर्बादी को रोकें, तो आप पाएंगे कि लाभ आएंगे। तो सबसे अच्छी दूरियां एक दूसरे के लग्न या 7वें भाव से, बेशक 7-7 भाव दूर, 4-10 भाव दूर, या सबसे अच्छा 5-9 भाव दूर, और थोड़ा कम हद तक 2-12 या 3-11 भाव दूर। हालांकि 6 से 8 एक दूसरे के लग्न या 7वें भाव से थोड़ा मुश्किल स्थान है। अब अगला स्तर है इन ग्रहों का उनकी कुंडली में स्थान। 4 ग्रह एक खुशहाल, लाभकारी, स्थिर रिश्ते के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये ग्रह हैं गुरु, शनि, चंद्र और शुक्र। रिश्ते के लिए बहुत ही अहम। शुक्र क्यों? शुक्र प्रेम, रोमांस, अंतरंगता है। रिश्ता कितना रसीला हो सकता है, कितना आकर्षण है, कितनी चाहत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके शुक्र और दूसरे के शुक्र के बीच मजबूत स्थान हो। तो कुंडली में शुक्र महत्वपूर्ण है, यानी आपका शुक्र दूसरे व्यक्ति के शुक्र से भी उसी दूरी के रिश्ते में होना चाहिए, यानी या तो 7 से 7 एक दूसरे से राशि स्थान में, भावों से नहीं, बल्कि वे किन राशियों में जाते हैं, उस राशि से आपकी राशि तक कितनी दूरी है। तो शुक्र एक दूसरे से 7 से 7, 4 से 10 या 5 से 9 होने चाहिए आदर्श रूप से, या कम हद तक 2 से 12 या 3 से 11। हालांकि 6 से 8 का रिश्ता अंतरंगता, एक दूसरे के लिए चाहत और भौतिक लाभों में चुनौतियां ला सकता है। दूसरा गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु क्यों महत्वपूर्ण? गुरु चुनौतीपूर्ण सूरत-ए-हाल में, मुश्किल स्थितियों में समझदारी से सोचने की आपकी क्षमता है, और ये लाभ भी लाता है। जिस भाव में होता है उसका विस्तार करता है। ये एक बड़ा लाभकारी ग्रह भी है। अगर गुरु एक दूसरे से, यानी एक का गुरु दूसरे के गुरु से केंद्र या 7 से 7 या त्रिकोण स्थान में हो, तो ये लाभ विवाह में बुद्धिमत्ता, एक दूसरे के लिए बड़े दिल वाले होना, एक दूसरे में समझदारी और एक दूसरे के लिए सलाहकार बनना, समझदार निर्णय लेने, लाभकारी निर्णयों के लिए उत्कृष्ट हो सकता है। तीसरा ग्रह जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है चंद्र, क्योंकि चंद्र आपका भावनात्मक जुड़ाव है,
अंतरंगता, प्रेम और चाहत समय के साथ फीकी पड़ सकती है। लेकिन अगर दो लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बहुत मजबूत है तो भले ही कम अंतरंगता हो, एक दूसरे को कम देख पाए, फिर भी अगर भावनात्मक जुड़ाव मजबूत है तो ये एक अच्छा विवाह है। ये आपको भावनात्मक अनुकूलता के कारण एक साथ रख सकता है। और यहाँ भी चंद्र, आपका चंद्र और दूसरे व्यक्ति का चंद्र एक दूसरे से केंद्र में या कम से कम त्रिकोण में होने चाहिए, यानी या तो 7 से 7 भाव दूर, 1 से 7 भाव दूर या 4 से 10 भाव या राशियां दूर। भावों से अधिक मैं राशियों की बात कर रहा हूँ। दोनों के बीच मजबूत भावनात्मक बंधन, भावनात्मक जुड़ाव की बहुत मजबूत संभावना। और आखिर में सबसे कम आका जाने वाला शनि का स्थान। आपकी कुंडली से दूसरे व्यक्ति तक शनि कितनी राशियों पर स्थित है? शनि क्यों महत्वपूर्ण है? शनि महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी स्थिरता शनि से आती है। जो 7वें भाव तुला में उच्च का होता है वो शनि है। शनि प्रतिबद्धता, वफादारी, एक दूसरे का साथ देना, गोपनीयता का ग्रह है। तो आपका शनि एक बड़ा हिस्सा है। अगर तीनों बहुत मजबूत हैं, गुरु एक दूसरे से मजबूत, चंद्र और शुक्र भी, लेकिन शनि मजा खराब कर रहा है, तो रिश्ता बड़े उतार चढ़ाव से गुजर सकता है और स्थिरता प्रभावित हो सकती है। मैंने कई बार देखा है लोग अलग हो जाते हैं, फिर भी उनके रिश्ते से भावनाएं पूरी तरह नहीं गई हैं। चाहत अब भी थी क्योंकि शनि ने मजा खराब किया, लोग आगे बढ़ गए, हालांकि भावनात्मक जुड़ाव अब भी था। एक दूसरे के लिए अंतरंगता और चाहत अब भी थी, और अगर वो एक दूसरे के साथ जारी रखते तो गुरु रिश्ते में बहुत लाभ लाता। तो शनि उनके जीवन में स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए शनि भी एक दूसरे से केंद्र में होना चाहिए, या तो 7 से 7 या 1 से 7, 4 से 10 या 5 से 9 राशि स्थान में। कितनी राशियां एक व्यक्ति का शनि दूसरे व्यक्ति के शनि से स्थित है और ये बातें पूरी होती हैं, यानी राशि की दृष्टि से, यानी लग्न राशि या 7वें भाव की राशि एक दूसरे से केंद्र में है। 1 से 7 या 7 से 7 या 4 से 10 या 5 से 9, कम हद तक 3 से 11 या 2 से 12 और 6 से 8 नहीं। दूसरी बात, ये 4 ग्रह एक दूसरे से, उनमें से अधिकतर एक दूसरे से केंद्र या त्रिकोण में हैं, तो आप आसानी से कह सकते हैं, खास तौर पर लग्न एक दूसरे से केंद्र या त्रिकोण में हैं और 4 में से कम 2 ग्रह केंद्र में हैं, तो शुरू करने के लिए कुछ वादा तो है। अगर ये सब कमोबेश मैच कर रहे हैं, यानी लग्न एक दूसरे से केंद्र और 3 ग्रह केंद्र या त्रिकोण में, तो बहुत वादा है। और अगर लग्न केंद्र में है और चारों ग्रह केंद्र या त्रिकोण भावों में हैं, तो ये बहुत संभावना, बहुत क्षमता हो सकती है। अब मजा खराब करने वाली इकलौती चीज हो सकती है, क्या कोई पाप ग्रह योग या दोष में शामिल है? मिसाल के तौर पर एक का शनि और चंद्र मेष राशि में हैं और दूसरे का शनि और चंद्र तुला राशि में, जबकि वे केंद्र में हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से किसी दोष में हैं। तो जब तक कोई बड़ा दोष खास तौर पर योग में मजा खराब न कर रहा हो और पाप ग्रहों राहु और केतु से परेशानी न हो और उनमें से अधिकतर लग्न समेत एक दूसरे से मित्रवत हैं, तो ये एक बेहतरीन रिश्ते, बड़े प्यार, स्नेह, स्थिरता, लाभ आने और ऐसे रिश्ते की संभावना है जो दूसरों के लिए मिसाल भी बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं या पहले से किसी रिश्ते में हैं और आपके और पार्टनर के बीच चुनौतियां हैं, तो देखें कि कौन सा ग्रह मजा खराब कर रहा है और कहाँ अड़चन है। अगर चंद्र 6 से 8 की स्थिति में है तो एक दूसरे के साथ अपने भावनात्मक जुड़ाव पर काम करें। अगर शुक्र है तो रिश्ते में और रोमांस लाए, एक दूसरे में और आकर्षण बढ़ाए, अपनी सेहत पर काम करें, अपने रूप रंग पर काम करें, एक दूसरे के लिए खुद को संवारें, एक दूसरे के साथ रहें, अच्छी खुशबू रखें और ऐसी सूरत-ए-हाल बनाएं जहां प्रेम, अंतरंगता, रोमांस और डेटिंग शामिल हो। अगर गुरु आपकी कुंडलियों के बीच मजा खराब कर रहा है और 6 से 8 के रिश्ते में है या किसी दोष या किसी तनावपूर्ण स्थिति में है, तो बुद्धिमत्ता पर काम करें, समझदार सलाह पर काम करें जो आपकी मदद कर सके और बड़ा दिल रखने पर काम करें और अनावश्यक छोटी बातों को अपने रिश्ते से दूर रखें। और अगर शनि मजा खराब कर रहा है तो अपनी वफादारी पर काम करें,
अपनी गोपनीयता पर काम करें, अपनी प्रतिबद्धता पर काम करें। जब तक सच में कोई बहुत बुरी सूरत-ए-हाल, बहुत गंभीर स्थिति न हो, जो आपको लगे कि बिल्कुल भी सहन नहीं हो सकती, तभी ये कदम उठाए कि या तो रिश्ते को पनपने न दें या रिश्ते से बाहर निकलें। तो दोस्तों, इन बुनियादी बातों का इस्तेमाल करें। ये आधारभूत बातें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी भी कोर्स से ज्यादा जरूरी हैं जो आप रिश्ते पर कर सकते हैं। दूसरे और गहन विश्लेषण और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इन बुनियादी आधारभूत बातों से शुरू करते हैं तो आप शायद ही गलत हो सकते हैं। चाहे आप शुरुआत कर रहे हों, डेटिंग के बीच में हो या मजबूत प्रतिबद्ध रिश्ते में हो, लेकिन आपके और पार्टनर के बीच कुछ बातों को सुलझाना बाकी हो, तो दोस्त इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मुझसे निजी परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें, नीचे दिए गए लिंक हैं। अगली बार किसी और वीडियो के साथ। ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।